मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। डीजल की अगर बात की जाए तो 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, जिसमें से 10 रुपये घटा दिए गए हैं, यानी अब 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वहीं पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल पर 10% ड्यूटी थी, जिसको माफ़ कर दिया, यानी पेट्रोल पर अब कोई भी चार्ज सरकार नहीं लेगी और डीजल पर 3 रुपये चार्ज लेगी। इस चार्ज के घटाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का अनुमान है, लेकिन ये फैसला तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ा गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है, युद्ध लगातार चल रहा है, उसके बाद तेल को मंगाने के जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। तेल कंपनियों पर उसका काफ़ी भार पड़ रहा था, उस भार को कम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। फिलहाल अब देखना होगा तेल कंपनियां सीधे तौर पर ग्राहकों को कुछ फ़ायदा देती हैं या जो पहले से निर्धारित पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो ही आम लोगों को चुकाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली। ईरान के बीच युद्ध को करीब 24 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में भारत में क्या सिचुएशन है? भारत में अगर देखें तो सरकार कह रही है कि जो एलपीजी की क्राइसिस है उसको हम पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी तरह की किल्लत नहीं है। एक और खबर आई आज जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो अभी तक कमर्शियल सिलेंडर 50% दिए जाते थे, वो अब 70% जो है उसको बढ़ा करके 20% और दिया जाएगा, जिससे कमर्शियल सिलेंडर कम से कम लोगों तक पहुंच सके। अफवाह उड़ाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 35 दिन में अब सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया और कहा कि 25 दिन में ही आपको सिलेंडर रिफिल करके मिलेगा, आप बुकिंग कराइए। लेकिन रियलिटी क्या है? सिलेंडर प्रॉपर है या नहीं है? कमी है? नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है। गैस बराबर आ रहे हैं। ये मिल जाओ, ये मेरी बात कर लेंगे। गैस की कमी नहीं है। जितनी बुकिंग हो रही है, जितना लोग आ रहे हैं, उनको इज्जत से दिया जा रहा है, लाइन लगा के दिया जा रहा है, आराम से दिया जा रहा है। शिकायतें क्या क्या आ रही हैं आपको? जैसे लोग जैसे भीड़ लगी है, आए भीड़ देख के चले गए, फिर दूसरा फिर भी भीड़, तो जो समय से आ रहे हैं उनको समय से मिल रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं गैस की। अभी जो पहले होता था, मतलब इस क्राइसिस के पहले की बात करें तो आपके पास एक किताब होती थी, आप उसमें बुक कराते थे, डेट देते थे कि आप अगली बुकिंग जो है आपकी रिफिल जो है वो 25 दिन बाद होगी। तो ये 25 दिन ही है कि बढ़ा दिया? नहीं, 25 दिन ही है। लोग अफवाह उड़ाए थे 35 दिन का, तो ऐसा कोई चीज बात नहीं है। 25 दिन में ही दिए जा रहे हैं। सिलेंडर 35 दिन में बुक हो रहा है या 25 दिन में हो रहा है, ये बता दीजिए बस। सिंगल वाला 25 और डबल वाला 35। डबल वाला 35, डबल वाला 35 क्लियर है ना? अब देखिए, डबल वाला 35 बता रहे हैं और सिंगल वाला 25 बता रहे हैं। यही कंफ्यूजन जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब है कि अभी कोई 35 दिन का कोई मामला नहीं है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो रहा है? क्या एजेंसी को नहीं पता है कि कितने दिन में रिफिल होना है? क्या सरकार जो आदेश दे रही है तमाम एजेंसियों को लेटर लेकर के और तमाम तरीके से कम्युनिकेट करके जानकारी दे रही है कि 35 दिन नहीं बल्कि 25 दिन है, तो उसके बावजूद 35 दिन की बात क्यों की जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ साकीनाका के सफ़ेद पुल के यहाँ नंदजोत इंडस्ट्रियल इस्टेट पर। ये इंडस्ट्रियल इस्टेट है, काफ़ी सारे यहाँ उद्योग भरे गाले हैं और इसमें कई उद्योग चलते हैं। कोई छोटे उद्योग करता है या कोई बड़े करता है, इंजीनियरिंग से लेकर फार्मास्यूटिकल से लेकर या फिर कोई प्रोडक्शन है, वो यहाँ इस इंडस्ट्रियल में चलता है। और यही चलता है वाइटल किचन करके एक जो ऑफिस में काम करते हैं उनको टिफ़िन सेवा दी जाती है, या जो डिब्बे वाले, मुंबई के डिब्बे वाले जहाँ से खाना लेके जाते हैं और अपने कार्यालय में खाना पहुँचाते हैं, उस किचन में क्या हाल है ये देखने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किचन है और इस किचन के हालात कैसे हैं ये देखने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उससे गैस की कमी महसूस हो रही है, सिलेंडर की कमी महसूस हो रही है और इसका पूरा जो असर है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये किचन है। इस किचन से मुंबई में जो डिब्बे वाले टिफ़िन लेके जाते हैं उसके लिए खाना बनता है। ये बड़े बड़े डिब्बे जो आप देख रहे हैं, ये कारपोरेट के लिए खाना होता है। 10 या 15 लोगों का खाना इस डिब्बे में जाता है और ऑफिस में ये खाने के लिए यूज़ होता है। ये बर्तन साफ के साफ पड़े हैं, धोए हुए बर्तन गिरे हैं पड़े यहाँ, और ये पूरा किचन है। किचन में साफ़ सफाई दिखाई दे रही है। जिस किचन में गैस हो या फिर चपाती बनाने का काम हो, रोटी बनाने का काम हो या खाना बनाने का काम हो, ऐसे दिखाई देता है। वो किचन अभी सुनसान पड़ा है। पिछले कई दिनों से
गैस सिलेंडर की जो दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, उसके वजह से ये पूरा किचन जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ कई लोगों की जब किचन शुरू रहता है तो कई लोगों की हलचल रहती है, कोई चपाती बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई राइस बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, और ये स्टाफ पिछले कई दिनों से ऐसे ही बैठा हुआ है। ये लखनऊ का सदर का इलाका है और ये गैस एजेंसी है, और यहाँ पर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से हम लगातार यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं और हर दिन तस्वीर कुछ सुधर रही है। शुरुआत में बहुत भीड़ थी, लोग लाइन सवेरे से लगा लेते थे और दोपहर तक ये लाइन चलती थी, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले इस तरफ दिखाएंगे, गोदाम की तरफ। ये आप देखिए एलपीजी के सिलेंडर आ चुके हैं और जो नियम बनाया गया है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका से जो युद्ध चल रहा है तो गैस पे संकट है। डबल सिलेंडर के लिए अलग नियम बने हैं, सिंगल सिलेंडर के लिए अलग नियम बना है और कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए अलग नियम बना है। अमन जी, एक बात बताइए, जो नए नियम हो गए हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए ना, कि ना कि अफवाह और लोग। नहीं अच्छा है नियम, लेकिन इस भीड़ में अफवाह ज्यादा फैल रही ना, लोग डर ज्यादा रहे हैं। नियम बना अच्छा बनाया है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। इसमें हम लोगों को भी गैस बिल्कुल सही सलामत लेंगे, हम लोग बकायदा जीएसटी भर के लिए जाएंगे, एक नंबर में लेंगे हम लोग। 100-200 रुपए की लालच में जो हम लोगों को लालच क्या था, वो तो फ्री सेल हुआ ही था पहले, मतलब उसको कोई ऐसे ही दिया जाता था उस कमर्शियल को। अब नए नियम बना दिए, जो रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को ही कमर्शियल दिया जाएगा, वो अच्छा नियम है। उससे छोटे सिलेंडरों का भी वो नहीं होगा, बहुत से लोग छोटे सिलेंडर से काम चलाते हैं। हम लगातार पिछले कई बार से आए हैं, अब धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है, लोग कम से कम नियम समझ रहे हैं और उस तरह के पैनिक नहीं हो रहे। हाँ, उस तरह से पैनिक नहीं हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि आपका 25 दिन का बाउंडेशन है। वो भी बताइए। हाँ, मैनेजर हैं यहाँ पर हम, गिरीश चंद पांडे, ठीक है। अब पहले लोगों को 25 दिन का भी नहीं था मालूम, उस वजह से भी काफ़ी भीड़ रहती थी। बुकिंग का भी मालूम चल गया है कि वो बुकिंग स्टोर करके उसके हिसाब से भेज रहे हैं यहाँ पर, वो भी सब लगभग डाउट कस्टमर के आप क्लियर होते ही जा रहे हैं। आपने वहाँ पे सूचना में भी लगा रखा है ना, चिपका रखे, किसी को क्या दिक्कत हो तो करना चाहिए। पहले से थोड़ा ठीक हो रहा है। हम आपको एजेंसी के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर ये दिखाएंगे आपको कि आखिर वो भीड़, वो दौड़ जो कि आम तौर पर हम देखा करते थे, आज कहीं कम है। देखिए, इसीलिए हम ग्राउंड पे उतरे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको एजेंसी से भी दे रहे हैं, लोगों से मिल करके, ग्राहकों से मिल करके भी दे रहे हैं। बताने की कोशिश यही है कि जो सरकार के नियम हैं आप उनको फॉलो करिए। आपके मोबाइल से ही बुकिंग भी होगी, कोड भी आएगा और आपके नज़दीकी जो गैस एजेंसी है वहाँ जाइए। धीरे धीरे करके जो सप्लाई चैन था वो और नॉर्मल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। एलपीजी गैस को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि इसकी शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है, लिहाजा आम लोग परेशान हैं। इस वक्त हम मीरा रोड में हैं, जहां पर ये भारत गैस की एजेंसी है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ सवेरे से ही गैस सिलेंडर को लेकर लाइन में, कतार में खड़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इन लोगों के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। भले ही सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि एलपीजी गैस का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं और फिर खाली ही सिलेंडर लेकर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनकी क्या समस्या है समझते हैं। सर, आप यहाँ पर क्यों आए थे? सर, मेरे पास डिलीवरी का मैसेज आ चुका है कि मेरा कल का डिलीवरी है, उसका मैसेज आ चुका है। या मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड विद इनवॉइस नंबर इतना इतना, देखिए मैसेज आ चुका है। नेक्स्ट बुकिंग मेरी 21 अप्रैल का बता रहा है, जबकि मेरे पास सिलेंडर नहीं आया। सामने मैं सिलेंडर, खाली सिलेंडर लेके आया हूँ कि अगर बुकिंग हो, अगर डिलीवर हो चुका तो मेरा सिलेंडर कहाँ है। बिल्कुल, देखिए इनको ये मैसेज आया हुआ है, योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड विद इनवॉइस नंबर 510613320891। नेक्स्ट अवेलेबल बुकिंग डेट इज 21 अप्रैल। यानी कि इन्हें ये मैसेज दिया गया है कि आपका जो सिलेंडर है वो डिलीवर हो चुका है, अगली बुकिंग आप 21 अप्रैल को कर सकते हैं। और आपको सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला है सर, सिलेंडर नहीं मिला है। खाली सिलेंडर लेके आया हूँ। अभी घर हाथ में आटा लगाइए, घर पे आटा गूंद रहा था, अभी सब खत्म हो गया, अभी सिलेंडर लेके आया। यहाँ पर वो शिकायत करने पहुंचे हुए हैं, तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपकी समस्या है, आप निपटें।
फिलहाल आपको बता दें कि अंदर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं ताकि यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। और लोग हैं, आप यहाँ पर क्यों आए थे सर? सर बाटला के लिए मैं आया था और अपने को 1 हफ्ता पहले आया था, बोले जो आपका मतलब 2 दिन में मतलब बाटला बुक हो जाएगा। फिर मेरे मतलब 1 हफ्ते में 3 बार आ चुका, बोलते आपका बाटला बुक हो गया है लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। हाँ, तो आपका बाटला बुक हो गया, 15 दिन बाद मिलेगा। तो अभी घर पे सिलेंडर खत्म हो चुका है? खत्म हो गया भाई, लकड़ी खाना बना रहे हैं। जहां सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि एलपीजी गैस का शॉर्टेज नहीं है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं लोगों को कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों पर विश्वास ना करें। वहीं कालाबाजारी सबसे अहम कारण बताया जा रहा है कि लोग किसी और के नाम का सिलेंडर किसी और को महंगे दाम में बेच रहे हैं और जिसे वो सिलेंडर मिलना चाहिए उस तक वो सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। रामनवमी के दिन आज रामनगरी अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर देखा जाए तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु थे वो अयोध्या पहुंचे हुए थे। वहीं आज एक बार फिर से वो अद्भुत तस्वीर देखने को मिली जो पिछले साल दिखाई दी थी, जब सूर्य की किरणों ने भगवान राम के ललाट को सुशोभित किया। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के प्रमुख महंत सीताराम दास जी हैं। महाराज जी, आज भगवान राम का जन्मोत्सव कहें या फिर प्रकटोत्सव कहें, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और चूंकि एक बार फिर से, हालांकि जब से राम मंदिर बना है, हालांकि यहाँ रामनवमी तो सदियों से मनाई जाती है, आप लोग बहुत पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद कह सकते हैं कि लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, अब दिखाई देती हैं। निश्चित रूप से यह जो आज का भगवान का प्राकट्य महामहोत्सव जो है, जन्मोत्सव है, संपूर्ण जनमानस के लिए एक जो है प्रेरणादायक है। आज हम लोग सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के उन प्राकट्य महामहोत्सव का प्रत्यक्ष दर्शी रहे। आज हम लोग सभी आनंदित हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में जैसे अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, अयोध्या आने से लोग कतराते थे, अयोध्या आने पर लोग जेल भेज दिए जाते थे, आज वही अयोध्या है जैसा त्रेता काल में थी। आज उसी के अनुरूप बनाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो यहाँ का मौसम था अयोध्या का, उसको देखते हुए लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि आज भगवान राम का सूर्य तिलक ना हो, लेकिन जैसे ही 12 बजने वाला था अचानक से सूर्यदेव निकले, उन्होंने भगवान राम का सूर्य तिलक किया और उसके बाद फिर अचानक से वो अदृश्य हो गए। तो यही भगवान राम की लीला है और इसी लीला को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। हालांकि भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वो धूमधाम से संपन्न हो चुका है, हालांकि अभी भी जो श्रद्धालुओं का तांता है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का समय नज़दीक आ गया, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को लेकर 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 2500 के आसपास जो बसें हैं उन बसों में समारोह में शामिल होने वाले लोग आएंगे। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ के साथ साथ हापुड़, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ से लोगों को आमंत्रित किया गया है और उन बसों की एंट्री और एग्जिट को लेकर भी रूट तैयार कर लिया गया है। 7,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 300 CCTV कैमरे लगाए गए ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की भी चूक ना हो। वहीं एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद अप्रैल माह में उड़ानें भी भरना शुरू कर दिया जाएगा। अप्रैल में ही जो कॉमर्शियल फ्लाइट हैं उनको भी यहाँ से शुरू किया जाएगा और 20 दिन पहले उड़ानें भरने के 20 दिन पहले टिकट बुक होना शुरू कर दिया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। 4 फेज में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, कार्गो हब यहाँ पर बनाया जाना है। तो अब खास तौर पर ग्रेटर नोएडा के लोगों को, जेवर के लोगों को न केवल बल्कि नोएडा और उसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। कल तकरीबन 11 बजे और 12 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।
उत्तराखंड में मतदाता सूची और SIR के तहत जो प्रारंभिक मैपिंग कराई जा रही थी, उसको जो भ्रामक खबरें फैल रही थी, उनको लेकर के CEO कार्यालय से अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने आज स्थिति साफ की और उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से काम हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और राज्य में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन शुरू नहीं हुआ है अभी, फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है और इसके तहत 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल नामों को 2003 की लिस्ट से मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनका रिकॉर्ड उनके माता पिता के आधार पर जोड़ा जा रहा है और इस प्रक्रिया में अब तक 85% काम पूरा हो चुका है और इसमें भी एक प्रगति अगर किसी ज़िले में धीमी है तो वो जनपद उधम सिंह नगर है, लेकिन कुल मिलाकर एक पूरे के पूरे अभियान को आगे बढ़ाते हुए इसमें तेजी लाई जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा होने से 3 मासूम समेत 5 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फतेहपुर जनपद के बिंदकी के रहने वाले एक परिवार 2 साल के बच्चे के मासूम के मुंडन संस्कार में शामिल होने प्रयागराज गया था और प्रयागराज मुंडन समारोह करके वापस लौटे तभी सैनी थाने कोतवाली इलाके के डोरमा के पास एक भयानक एक्सीडेंट होता है और उसमें 3 मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है और इस पूरे मामले पर कौशाम्बी जिला प्रशासन वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू करता है और तकरीबन 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको मौके पर ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इसमें से 3 लोग बेहद ही हालत चिंताजनक बनी होती है, जिनको प्रयागराज के SRN में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लेकर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख जबकि जो भी घायल है उनके परिजनों को 50-50 हज़ार के मुआवजा का ऐलान किया है। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। हल्द्वानी भवाली मार्ग में खूपी के पास एक बड़ा बस हादसा देखने को मिला है। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू किया और पुलिस और SDRF को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल में पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया और घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा। के आसपास सूचना मिली आधा घंटों नेता द्वारा कि भवाली रोड पर खूबी के पास एक बस पलटने की सूचना है और हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। यहाँ बस जब हम पहुंचे तो सिविल पुलिस द्वारा घायलों को निकाल के भवाली हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से और एक व्यक्ति जिसकी इस घटना में मृत्यु हो गई थी उनको फिर हमारे द्वारा बॉडी बैग वगैरह में डाल के शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम। गाड़ी कहाँ जा रही है? ये गाड़ी बता रहे हैं, अभी जानकारी मिली है कि ये गाड़ी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए जा रही थी और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था ओवर रेस होने के कारण गाड़ी एकदम से पलट गई थी मोड़ पर। बस में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की तरफ यात्री को लेकर जा रही थी और तेज गति और मोड़ काटने के दौरान बस अनियंत्रित हुई और सड़क पर पलट गई। मामले का संज्ञान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लिया और घटना का दुख व्यक्त करते हुए बेहतर उपचार के लिए निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज़ स्टेट। मेरठ पुलिस ने चल रहे एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया है, जहां VoIP कॉल को स्थानीय वॉइस कॉल को लोकल कॉल में बदला जा रहा था। बताया जा रहा है मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में घर में संचालित था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। आपको बता दें, इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। कॉल ट्रैकिंग में भी दिक्कतें आ रही थी। बताया जा रहा है पहचान छुपाकर धोखाधड़ी कर देश को पहुंचाई जा रही थी आर्थिक क्षति। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य फरार है। पुलिस ने मौके से 200 से अधिक सिम कार्ड, सिम बॉक्स और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह रोजाना 20,000 से 25,000 रुपए की कमाई कर रहा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं फरार अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले काफ़ी दिनों से डिजिटल अरेस्ट के द्वारा कमाए गए पैसों को अपने बैंक खातों में डलवाया करते थे। नोएडा पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों साइबर ठगों के संपर्क में थे और अच्छी खासी पढ़ाई किए हुए हैं। पिछले दिनों नोएडा में 1 करोड़ 29 लाख रुपए के डिजिटल अरेस्ट करने के बाद ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 48 लाख रुपए के आसपास इन दोनों ने अपने बैंक खाते में लिए और उनमें से कमीशन काटकर बाकी पैसा साइबर ठगों तक पहुंचा दिया। फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी करने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इनके बैंक खातों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी को लेकर भी टीमें बनाई गई हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी करने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को लगातार साइबर ठग हर महीने करोड़ों रुपए की चपत इसी तरीके से लगा रहे हैं। बावजूद उसके नोएडा पुलिस लगातार जागरूक अभियान भी चला रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैसेज भी दिए जाते हैं। बावजूद उसके लगातार जो साइबर ठग हैं वो लोगों के निशाना बनाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।